आज हम श्रावी ऊतकों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊतकों के 3 प्रकार हैं, विवज्योतकी, और दूसरे आपने देखा कि जटिल ऊतक, और तीसरे हैं आपके श्रावी ऊतक। तो हम बात कर रहे हैं जटिल ऊतकों में, चूँकि उनको हम स्थायी ऊतक भी कहते हैं, जिनमें जाइलम फ्लोएम भी आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज श्रावी ऊतकों की। तो श्रावी ऊतक कौन से ऊतक होते हैं? श्रावी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें मॉडिफाइड कोशिका समूह विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रावण करता है, और इस श्रावण की वजह से ही उन्हें हम श्रावी ऊतक कहते हैं। कार्य के आधार पर श्रावी ऊतक की संरचनाओं को हम 2 प्रकारों में विभक्त करते हैं। पहला है बाह्य श्रावी संरचनाएं और दूसरा है अंतःश्रावी संरचनाएं। अब हम बात कर रहे हैं बाह्य श्रावी संरचनाओं के बारे में, जिन्हें हम उत्सर्जी संरचनाएं या एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। बाह्य श्रावी पदार्थ चूँकि उपापचय की क्रिया के दौरान एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस पार्ट में बनते हैं, और इनको कार्य और श्रावी पदार्थों के आधार पर फिर से 6 समूह में डिवाइडेड किया गया है। अब सबसे पहला जो समूह आता है इसका, वो है ग्रंथिल रोम। ग्रंथिल रोम में हम देखते हैं कि ये जो रोम होते हैं ये एपिडर्मिस पर मिलते हैं। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनमें जो अधिचर्मीय कोशिकाएं कुछ विशेष पदार्थों का विशेष ग्रंथिनुमा भाग बना लेती हैं, और ये जो ग्रंथिनुमा भाग है वो ज़्यादातर श्लेष्मी पदार्थों का श्रवण करते हैं, और ये पाए जाते हैं बोहराबिया के फल में, और गुलाब की जो कलिका है उसके जब वह खिली हुई अवस्था में नहीं होती तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। तो ये ग्रंथिल रोम नुमा संरचना, इसी का रूपांतरण होता है। दूसरे प्रकार का जो इसमें है वो है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ मिलती हैं कोशिकाओं का ये समूह जो पाचक ग्रंथियाँ बनाता है वो हमारे कीटाहारी पादपों में पाई जाती हैं, जिनमें हम जानते हैं कि पिंगविकुला, निपेंथिस, ड्रोसेरा, डायोनिया, ये जो कीटाहारी पादप हैं इनमें पाचक ग्रंथियाँ एसिड फास्फेटेज और एस्ट्रेज एंजाइम्स का श्रवण करती हैं, और इन एंजाइमों के श्रवण से वो कीटों को आसानी से पचा लेते हैं। फिर है दंशन रोम। दंशन रोम जिन्हें हम स्टिंगिंग हेयर भी कहते हैं। स्टिंगिंग हेयर, आप अगर बिच्छू बूटी को यानी अर्टिका अरेंस को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि पत्ती और तने के बीच की संरचना के बीच में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, और ये रोम खुजली, चर्म रोग या इरिटेशन जैसी समस्याएं मनुष्य में पैदा करते हैं। तो ये दंशन रोम जो श्रावी कोशिकाओं के द्वारा ही बनी हुई संरचना होती है। फिर अगला है मकरंद कोश। मकरंद कोश जिनको नेक्ट्रीज कहा जाता है, ये नेक्ट्रीज पुष्पीय पादपों में, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन पुष्पीय पादपों में विशेष रूप से मिलती हैं, और ये मकरंद ग्रंथियाँ जो होती हैं ये काफ़ी आकर्षक गंधयुक्त पदार्थ निकालती हैं, और इनमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड्स काफ़ी पाए जाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम यूफोर्बिया पल्चेरिमा के इन्वॉल्यूश के किनारों पर क्रूसीफेरी, जिसे हम ब्रैसिकेसिकुल या सरसों कुल भी कहते हैं, उसमें पुंकेसरों के आधार पर मकरंद कोश की संरचना हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये पुष्पीय पादपों में मिलते हैं। 5वां जो है आपका तेल वाहिनी या ऑस्मोफोर, ये खुशबूदार पादपों में मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें कि वाष्पशील तेल मिलता है जो खुशबू के तौर पर हमें सूंघने में महसूस होता है, जैसे कि नरगिस, लैवेंडर, चंपा, चमेली, इस तरह के जो पौधे हैं उनमें तेल वाहिनियाँ ऑस्मोफोर पाए जाते हैं। 5वां आपका आखिरी जो प्रकार है इसमें वो है जलरंध्र, जिनको हम हाइडेथोड कहते हैं। और जलरंध्र आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाले पादपों की पत्तियों के किनारों पर जब पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बिंदु श्राव की प्रक्रिया कहते हैं, और बिंदु श्राव में जो अतिरिक्त जल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जलरंध्र भी आगे 3 प्रकार के होते हैं, इसके लिए आप एक दूसरे वीडियो को देख सकते हैं।